जब से एड्स बीमारी की खबर वर्ल्ड वाइड फैली तो एक बहुत ही उसके अगेंस्ट एक डर सा पैदा हो गया लोगों के मन में। और आपको याद होगा 1990s की बहुत ही फेमस ऐड हुई थी जब पहली बार एड्स केम इनटू द फोकस, क्योंकि पहले तो केवल कैंसर का ही बहुत प्रकोप रहता था, भयंकर लगता था कि कैंसर हो गया किसी को। जब बाद में एड्स के बारे में पता चला तो लोग और ज़्यादा सहम गए कि ये किस तरह की बीमारी है। 1990s में अगर आप टीवी देखते थे तो आपने देखा होगा कि एक बहुत ही फेमस ऐड होता था, खासकर शबाना आज़मी वगैरह आते थे उसमें, कि छूने से एड्स नहीं होता, क्योंकि उसके साथ एड्स के साथ बहुत सारे स्टिग्मा अटैच हो गए थे। स्टिग्मा इस तरह से कि लोग सोचते थे कि उस आदमी को हमें एकदम उसका बहिष्कार कर देना चाहिए, उसको एकदम छोड़ देना चाहिए, अबैंडन कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए या एक तरफ कर देना चाहिए, क्योंकि लोग इतने डर गए थे कि उसको एड्स है और मुझे भी हो गया तो इसकी कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं, कोई मेडिकेशन नहीं, तो हम लोगों को हो गया तो आदमी तय है कि मर जाएगा। मगर वर्ल्ड एड्स डे भी दिसंबर 1 को मनाया जाता है, इसलिए मैं सोचा कि कुछ इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है आपके साथ एड्स के बारे में भी शेयर करूं कि कौन से ऐसे हैं। अब हमें मोर और लेस पता चल गया एड्स क्या है, इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है, इस तरह की कॉमन फैक्टर्स जो हैं, और ये ब्लड के ट्रांसफ्यूशन से होता है या अनप्रोटेक्टेड सेक्स से होता है। मगर उसके साथ साथ और क्या अननोन फैक्टर्स हैं HIV और एड्स के बारे में, ये मैंने सोचा कुछ हम टॉपिक को एक्सप्लोर करें। पहली बात तो ये है कि HIV और एड्स इज नॉट इंटरस्पर्सिबल, मतलब एक को सिनोनिम्स नहीं है। ये नहीं कि हम HIV बोले और एड्स बोले तो एक ही बात है, इसमें फ़र्क है। स्टेज 1 इज HIV, एड्स बाद में होता है। पहले HIV अगर आप पॉजिटिव डिटेक्ट किए गए हैं तो बहुत साल लग सकते हैं फॉर HIV टू रीच अ स्टेज कि दूसरे आदमी को इट टर्न्स इनटू द डिजीज एड्स। वो कितना टाइम लेगा HIV पॉजिटिव आदमी को एड्स डिटेक्ट करने में, वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, और यहाँ तक कि ज्योग्राफी टू ज्योग्राफी भी डिपेंड करता है। ये एक बहुत ही अनयूजुअल बात है जो मैं थोड़ा आगे भी आपको इसके बारे में बताऊंगी कि ज्योग्राफी का वेरिएशन भी इसमें काफ़ी काम में आता है। तो अगर देखा जाए, पहला पॉइंट ये है कि HIV अलग है, एड्स अलग है, और HIV को कन्वर्ट होते होते एड्स की बीमारी में काफ़ी साल लग सकते हैं। दूसरा है कि HIV का प्रोग्रेशन हो सकता है कभी इस स्थिति में ना पहुंचे कि वो एड्स बने, मतलब कि अगर एक आदमी HIV पॉजिटिव डिटेक्ट हो चुका है, ये ज़रूरी नहीं कि उसको उस लाइफ टाइम में एड्स भी हो। यानी कि अगर 5 साल, 10 साल, 15 साल भी उसे हो सकते हैं कि वो HIV के वायरस के साथ वो रह रहा है, मगर उसे कभी भी एड्स नहीं हुआ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, हालांकि थोड़ी मैंने चर्चा ऑलरेडी HIV और एड्स की कर ली, उसमें कि इसका फुल फॉर्म क्या है। जो HIV है उसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, मतलब आपकी इम्यून सिस्टम में जो डिफिशिएंसी कॉज करे ह्यूमंस के अंदर, उसको HIV बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। और जो एड्स है उसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, मतलब कि वो उसे एक्वायर किया गया है या वो उसको मिला है उस तरह से, तो वो HIV कन्वर्ट्स इनटू एड्स। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। 2 पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि हो सकता है HIV आप पॉजिटिव हों मगर कभी आपको एड्स की बीमारी ना भी हो, तो ये भी बहुत ही बड़ी पॉसिबिलिटी है। तीसरा है कि HIV के भी बहुत वेरिएंट्स होते हैं, इसमें कैटेगरीज होती हैं। HIV के वायरसेस अलग अलग होते हैं। ये नहीं होता है कि एक HIV वायरस ही जो भी आदमी जिसको एड्स हुआ है या HIV पॉजिटिव है उसको सेम वेरिएंट मिला होगा उस वायरस का। ये वायरस के जो कैटेगरीज हैं इन्हें A, B, C, D इस तरह से कैटेगराइज किया गया है फॉर एग्जाम्पल। और ये इनके जो ABCD हैं इसमें बहुत वेरिएशन ये है
कि वो कितनी देर में मैच्योर करता है वायरस इनटू द एड्स डिजीज, कितना समय उसको प्रोग्रेशन के लिए लगता है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। ये ABCD के जो सब टाइप्स हैं उसमें वेरिएशन होता है कि किस तरह से वो बीमारी या वायरस आपको अफेक्ट करेगी। यहाँ तक कि जो मैंने ज्योग्राफी की बात की उसको थोड़ा इलेबोरेट करूँ कि वो किस भूखंड में हो रहा है वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि वो वेरिएंट्स अलग अलग भूखंड में अलग अलग हैं। जैसे कि जो बी है वो यूरोप में या वेस्टर्न यूरोप में, अमेरिका में, इस ऐसी जगहों में ज़्यादा मिलता है जो बी वेरिएंट है, और जो सी वेरिएंट है फॉर एग्जांपल वो साउथ अफ्रीका की जगह में आपको ज़्यादा मिलेगा। तो इनके वेरिएशन होते हैं और इनके पैटर्न्स अलग होते हैं, इनके टाइम ऑफ मैच्योरिटी एंड प्रोग्रेशन ये भी अलग अलग होते हैं। तो ये ABCD का मैंने आपको जो बताया इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो था। अब जो मेन चीज़ हम 4th पॉइंट पे अगर आएँ तो उसमें देखें कि ये किस तरह से टारगेटिंग करता है हमारे इम्यून सिस्टम को, या एक्चुअली एड्स किस तरह से हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है। ये अफेक्ट करता है ज़्यादातर CD4T सेल्स को। ये एक्चुअली हमारे बॉडी के अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। ये तो हमने स्कूल में भी पढ़ा है, वाइट ब्लड सेल क्या है, रेड ब्लड सेल क्या है। ये जो CD4T है वो बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स हैं, और ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं इसको इम्पैक्ट करता है HIV, इन पे अटैक करता है HIV, विच इज़ वाई हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बिल्कुल ख़राब होने लगता है। वो कैसे कि इसको क्रॉनिक इम्यून एक्टिवेशन हो जाता है। जब हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ बाहर से एंटर करती है, अगर हम HIV को 2 मिनट बाहर रखें, एड्स को बाहर रखें और कहें कि बुखार हो रहा है या थ्रोट में इन्फेक्शन हो रही है या वायरल हो रहा है, तो क्या होता है कि आपके अंदर वायरस घुसता है, आपकी बॉडी अलर्ट होती है कि कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट एंटर किया है। उसके बाद आपका इम्यून सिस्टम जो है वो ट्रिगर करता है रिस्पॉन्स कि ये मेरे को बाहर आया है, इस बाहर की चीज़ को मुझे ख़त्म कर देना है। तो बाहर का कोई वायरस आया और आपका इम्यून सिस्टम जो नॉर्मल चलेगा वो उसको अटैक करने जाता है। मगर HIV के केस में अनफॉर्चुनेटली ये होता है, क्रॉनिक इम्यून एक्टिवाइजेशन हो जाता है, मतलब कि आपकी बॉडी को समझ ही नहीं आता कि बाहर से कब चीज़ आ रही है या नहीं आ रही है। वो कांस्टेंट लेवल ऑफ अटैक में रहता है, बिना कोई थ्रेट के, बिना वायरस के, बिना बुखार के, बिना थ्रोट इन्फेक्शन के, वो ट्रिगर करता रहता है रिस्पॉन्स कि मेरे को किसी ना किसी चीज़ को मारना है, किसी ना किसी चीज़ को मारना है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि बाहर से कोई चीज़ एंटर की है कि नहीं। इस ओवर एक्टिविटी से, इम्यून सिस्टम की ओवर एक्टिवाइजेशन से, क्रॉनिक एक्टिवाइजेशन से होता क्या है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो डिसफंक्शनल हो जाता है, चलना ही बंद हो जाता है। इस कारण से HIV अपने आप ही आदमी को नहीं मारता, मगर एक छोटा सा वायरस, कोई थ्रोट इन्फेक्शन, कोई बुखार या कोई वायरल फीवर भी आदमी को मार सकता है, क्योंकि एक HIV पेशेंट के अंदर वो इम्यून सिस्टम ख़त्म हो जाता है और बाहर से कोई और बीमारी जब आपको लगती है आप उसको फाइट नहीं कर पाते और आप HIV से नहीं मरते, अगर एक छोटी सी बीमारी से मर जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को उसको फाइट करना नहीं आता, वो भूल चुका होता है। तो ये एक चीज़ होती है। और इन्फ्लेमेशन, ये दोनों चीज़ें इसकी चलती हैं, क्रॉनिक इम्यून एक्टिवाइजेशन एंड इन्फ्लेमेशन, और बाहर से जो चीज़ आती है उसको हम पहचान नहीं पाते, और एक छोटी सी चीज़ भी हमारे मृत्यु का कारण बन सकती है। ये एक बड़ी ट्रेजेडी है या HIV का एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है। तो क्या करना चाहिए, इसमें बोला गया है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी उस तरह से किया जाए कि अगर आपके अंदर कोई वायरल आए तो उसको, उस वायरल को मारने के लिए जो तमाम मेडिकेशन दिया जा सकता है वो दिया जा सकता है। एंटी रेट्रोवायरल जो मेडिकेशन होती है वो आदमी को एडमिनिस्टर की जा सकती है कि वो किसी और बीमारी से का वो विक्टिम ना बने। मगर सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट
बात होती है एड्स के लिए या HIV पॉजिटिव होने के लिए, प्रिवेंशन। उससे बड़ा कोई भी तरीका नहीं है HIV और एड्स से बढ़ने का, क्योंकि ये छूने से सही में नहीं होता। ये होता है अगर हम इन्फेक्टेड नीडल्स हैं, खासकर लोग जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं उनमें बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक दूसरे की नीडल्स एक्सचेंज हो जाती है। अनफॉर्चुनेट केसेस वो होते हैं जो ब्लड ट्रांसफ्यूशन में अगर कोई इन्फेक्टेड नीडल चला जाए किसी उस इंसान की जो HIV पॉजिटिव है, वो आपको लग जाए और नीडल से ब्लड आपको मिले या ग्लूकोज मिले, उसमें कोई इन्फेक्टेड, वो अनफॉर्चुनेट होता है क्योंकि आपके बस में नहीं है, आप जानते नहीं। हालांकि दोज पीपल हु आर ड्रग यूजर्स उन्हें तो पता है, मगर इसमें आपको पता नहीं कि आपके साथ हो गया। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑफ अनसेफ सेक्स, खासकर जब आपके मल्टीपल पार्टनर्स हो, उनमें से एक पार्टनर को भी अगर HIV है तो आप दूसरे पार्टनर्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कैरियर होके भी, कि आपको खुद ना हो आप दूसरे को भी बीमारी दे सकते हैं, और खुद को तो ऑब्वियसली थ्रेट रहता ही है। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर एज फार एज एड्स इज कंसर्न।